मुझे एक कूड़ेदान के पास एक घायल सफेद लोमड़ी मिली। अपने खाली समय में मुझे उसकी मुलायम रोएंदार खाल में सिमट कर सोना सबसे ज्यादा पसंद था। बाद में जब उसके जख्म भर गए तो वह अपने असली रूप में आ गई और मुझे घूरते हुए चेतावनी दी। एक लोमड़ी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी चुनती है। मुझे पहले से ही कोई पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। अपने उन गंदे ख्यालों को दूर भगा दो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। इतना कहकर वह भाग गई। मैं वहां पूरी तरह से हैरान परेशान खड़ा रहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। मैंने तो हमेशा उसके साथ एक पालतू बिल्ली जैसा ही बर्ताव किया था। इन सब बातों का साथी चुनने से क्या लेना देना था। बाद में मैंने एक गोल मटोल छोटा सा समोयेद समोयेड कुत्ता खरीद लिया। जब मैं उस कुत्ते को पट्टे से बांधकर घर ला रहा था तो मैंने देखा कि वही सफेद लोमड़ी मेरे घर के दरवाजे के पास उदास सी बैठी हुई है। तुम इंसान कितने बेवफा होते हो, वह सिसकते हुए बोली। तुम उसे भगाकर मुझे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मेरे शरीर पर उससे ज्यादा रोइंग हैं और वे ज्यादा घने भी हैं, और मैं उससे कम खाना खाती हूं। इसके अलावा मैं तो पैसे भी कमा सकती हूँ। मैं जो भी पैसे कमाऊंगी वे सब तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो मैं अभी तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए उस बेवकूफ कुत्ते को खा जाऊंगी। उस सफेद लोमड़ी का मिलना तो बस एक इत्तेफाक था। शुरू में तो मुझे लगा था कि वह बस एक समोयेद कुत्ता ही है। उसे घर लाने के तीसरे दिन जाकर मुझे पता चला कि वह इंसान का रूप भी ले सकती है। वह मेरे सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, कुशन का सहारा लिए, टीवी देखते हुए आलू के चिप्स खा रही थी। जब भी टीवी पर कोई ऐसा सीन आता जो उसे पसंद आता तो उसकी बड़ी और रोएदार पूंछ खुशी से इधर उधर हिलने लगती। उस पल मैं गिन भी नहीं सकता कि मैंने मन ही मन कितनी बार भगवान का नाम जपा होगा। बाद में वह पूरी तरह से चिढ़ी हुई सी नजर आई और उसने मुझे लोमड़ी प्रजाति के जीव विज्ञान पर एक छोटा सा क्रैश कोर्स करवा दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह असल में इवोल्यूशन की प्रक्रिया से बनी एक बिल्कुल सामान्य जीव थी। तो मैंने उसके कान धीरे से सहलाते हुए पूछा, क्या तुम कुत्तों वाला खाना खा सकती हो? रुको, छुटकी काटना बंद करो, वह चिल्लाई। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और उससे गर्मी निकलने लगी। वह एक कदम पीछे हटी और पूरी गंभीरता से मुझे जवाब दिया, मैं तो मांस खाती हूं। मैं पक्का कुत्तों वाला खाना नहीं खाती। मैं कुत्तों जैसी कोई नीच प्रजाति नहीं हूं जो इंसानों के आगे दुम हिलाते हुए झूठन के लिए भीख मांगे। मैं वहां अवाक खड़ा रह गया। वह सच में बहुत ज्यादा नखरे वाली थी। उस सफेद लोमड़ी के मिलने के 3 महीने बाद एक अंधेरी और तूफानी रात में वह भाग गई। भागने से पहले उसने मेरी तरफ गुस्से से घूरा और एक चेतावनी दी। एक लोमड़ी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी चुनती है। मुझे पहले से ही कोई पसंद है, इसीलिए मैं किसी और को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। अपने उन गंदे ख्यालों को मन से निकाल दो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। इतना कहकर वह भाग गई और मुझे वहां हक्का बक्का खड़ा छोड़ गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। मैंने हमेशा उसके साथ एक पालतू कुत्ते जैसा ही बर्ताव किया था। इन सब बातों का साथी चुनने से क्या लेना देना था? उस सफेद लोमड़ी का अचानक चले जाना पूरी तरह से समझ से बाहर था। मैंने बहुत देर तक अपना दिमाग खपाया यह सोचने के लिए कि वह क्या करने वाली थी, लेकिन आखिर में मैंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जिंदगी बिना किसी खास घटना के चलती रही, जब तक कि 2 हफ्ते बाद एक बिजनेस पार्टनर ने मुझे एक प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए एक कैफे में नहीं बुलाया। जब मैं मीटिंग के लिए अपना लैपटॉप लेकर पहुंचा तो महज एक इत्तेफाक से मेरी नजर सीधे उसी सफेद लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी ने इंसान का रूप धर लिया था, लंबी दुबली पतली और बेहद गोरी त्वचा वाली। रेलिंग के सहारे खड़ी वह नीचे भीड़ की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर साफ तौर पर बेसब्री झलक रही थी। मिस्टर जेंग, क्या आप मिस शिया को जानते हैं? मिस शिया रोंगान में एक बड़ी शेयर होल्डर हैं। मैंने असल में यह जगह खास तौर पर इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे पता था कि वह अक्सर यहां आती हैं। शायद आप मेरा उनसे परिचय करवा सकें। मैं एक पल के लिए रुका और फिर तुरंत समझ गया कि मेरा पार्टनर किसकी बात कर रहा था। मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया कि मैं उसे नहीं जानता। मुझे बस लगा कि वह काफी खूबसूरत है। मेरे बिजनेस पार्टनर ने आह भरी,
अपनी निराशा छिपा नहीं पाया और मीटिंग के बाकी समय में उसका रवैया मेरे प्रति काफी ठंडा हो गया। मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करने और बिल चुकाने के लिए उठने के बाद मैंने देखा कि वह लोमड़ी लड़की अपना सिर झुकाकर एक अधेड़ उम्र के सभ्य दिखने वाले आदमी से बात कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, इतने करीब कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर एक दूसरे में समा गए हों, मानो वह आदमी उस औरत को अपनी बाहों में लिए हो, या उससे भी बढ़कर जैसे वे एक दूसरे को चूम रहे हों। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपनी नजर हटा ली। घर जाते समय मैं एक पेट क्लिनिक के पास से गुजरा और खिड़की में एक बड़ा कुत्ता देखा, एक एकदम सफेद सैमोयेद। मैंने अपना हाथ शीशे पर रखा और ठीक उसी पल कुत्ते ने ऊपर देखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। खुशी से अपने दांत दिखाते हुए उसने अपना एक पंजा उठाया और शीशे के पार से मेरी हथेली पर रख दिया। ठीक उसी पल मैंने मन बना लिया, मैं उसे खरीदूंगा। कुत्ता पालना नौकर रखने से कहीं ज्यादा सुखद होता है। कुत्ते बातें नहीं करते, उन्हें बस कुत्तों का खाना पसंद होता है और वे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। जब भी मैं घर पर नहीं होता था, वह आलस में कालीन पर पसरा रहता था। मेरा इंतजार करता रहता था कि मैं वापस आऊं और उसे सैर पर ले जाऊं। मैं उसे हर तरह की जगहों पर ले गया, समुद्र तट पर, ओशन पार्क में। एक दिन मैं कॉफी पीने के लिए एक कॉफी शॉप में गया, क्योंकि वहां के कर्मचारी कुत्तों को अंदर आने की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए मैंने उसे ठीक दरवाजे के पास बांध दिया और उसे हिदायत दी कि वह बिल्कुल भी शरारत न करे। अचानक मेरे बगल में दो लोग दिखाई दिए, वह लोमड़ी वाली लड़की और वह दूसरा आदमी जिसे मैंने कुछ दिन पहले उसके साथ इतना घुलते मिलते देखा था। उस आदमी ने सैमोयेद की हिलती हुई पूंछ को घूरा और जोर से हंस पड़ा। कुत्ते कैसे जीव होते हैं, इंसानों के आगे दुम हिलाते हुए चापलूसी करते हैं। वे सचमुच पूरे कुत्ते परिवार को शर्मसार करते हैं। उसके बगल में खड़ी उस लोमड़ी लड़की की आंखों में भी वैसी ही काली धुंधली नजर थी। जब उसने मेरी तरफ गुस्से से घूरा, मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैंने उस समोयेद कुत्ते के सिर पर प्यार से थपथपाया और फुसफुसाया, अच्छा बच्चा बनकर रहना, ठीक है? डैडी आज रात तुम्हारे लिए बीफ के मीट बॉल बनाएंगे। इतना कहकर मैं खड़ा हुआ और उन दोनों के पास से गुजर गया, उन्हें एक नजर भी नहीं देखा। जब मैं दुकान से बाहर निकला तो मेरा कुत्ता गायब था। जिस पट्टे को मैंने मजबूती से बांधा था वह खुल गया था। कुत्ता और पट्टा दोनों ही पूरी तरह से गायब हो गए थे। एक पल के लिए मैं सदमे से जम सा गया। वह लोमड़ी लड़की जो दरवाजे पर खड़ी दूध वाली चाय पी रही थी, उसने मेरी प्रतिक्रिया देखी और ताना मारते हुए बोली, देखो अब इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा बेवकूफ जीव अपने मालिक के प्रति सचमुच वफादार कैसे हो सकता है? एक लोमड़ी दूध वाली चाय पी रही है, किसने सोचा होगा? मैं घृणा से मुड़ा और आगे बढ़ गया, अपने कुत्ते का नाम पुकारते हुए उसे खोजने लगा। जैसे जैसे मैं सड़कों पर उसे ढूंढ रहा था, मैंने हर राहगीर से पूछा कि क्या उन्होंने कोई सफेद समोयेद कुत्ता देखा है। मैं लगभग 2 किलोमीटर चला और जैसे जैसे खोज लंबी खींचती गई, मेरे मन में घबराहट होने लगी। ठीक जब मैं मदद के लिए पुलिस को फोन करने ही वाला था, तभी वह ताना मारने वाली आवाज फिर से मेरे बगल में गूंजी, तो वह खो गया, किसे परवाह है? उस बेवकूफ कुत्ते को ढूंढने का क्या फायदा? वह तो अपनी गंध से अपने मालिक का पता भी नहीं लगा सकता। वह तो पूरे कुत्ते परिवार पर कलंक है। वैसे भी उसमें इतनी क्या खास बात है? वह तो बस एक पीला सा बेजान सा जीव है। आखिरकार मेरा सब्र टूट गया। अपने गुस्से को दबाते हुए मैंने उस पर पलटवार किया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह एक पल के लिए जम सी गई, फिर पूरी तरह से हैरान होकर बोली, तुम उस बेवकूफ कुत्ते की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? वह तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों से है और तुम मेरे खिलाफ उसका पक्ष ले रहे हो? क्या अगली बार तुम उस कुत्ते को मुझ पर छोड़ने का इरादा रखते हो? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। उसे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। उसकी स्वाभाविक रूप से पतली चीते जैसी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उनमें हल्की सी लाल चमक दिखाई देने लगी। मैं हालांकि अवाक रह गया। उसके इस बर्ताव से मैं पूरी तरह से चकरा गया था। वह मेरा कुत्ता है, इसलिए जाहिर है मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसके अलावा
तुमने ही तो कहा था कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैंने एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके महंगे, खास तौर पर सिलवाए गए कपड़ों को निहारा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि इंसानी समाज में तुम काफी तरक्की कर रही हो। तो फिर जब मैं तुम्हें पाल रहा था, उस समय मैंने तुम्हें जो भी मांस खिलाया था, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं चुका देती? मुझे अपने कुत्ते के लिए कुछ खिलौने खरीदने हैं। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह गुस्से से ही मर जाएगी। उसके शब्द लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। एक बेवकूफ कुत्ता? एक बेवकूफ कुत्ते को खिलौनों की क्या जरूरत है? अचानक सड़क के दूसरी तरफ से किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा और उसकी बात बीच में ही कट गई। वह आदमी, वही बिजनेस पार्टनर जो कुछ दिन पहले मिला था, उत्साह से दौड़ता हुआ आया और उसकी नजरें उस पर पूरी शिद्दत से टिकी हुई थीं। वह मेरी तरफ मुड़ा। उसका रवैया अब उस दिन के उसके बर्ताव से बिल्कुल अलग था। मिस्टर जैंग, क्या आप सीईओ शिया को जानते हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम उस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पर अभी हस्ताक्षर कर देंगे। मैं अपनी लीगल टीम से अभी कागजात तैयार करवाता हूं। अगर आपने हमें पहले बता दिया होता कि आपके और सीईओ शिया के बीच इतने अच्छे संबंध हैं, तो हम इस मामले को इतना लंबा नहीं खींचते। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। मैंने अपना कुत्ता खो दिया था और अब मुझे अपनी छुट्टी के दिन भी ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वह वह कमबख्त लोमड़ी। मैंने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन जिस पल क्लाइंट ने दूसरी तरफ देखा, मैंने तुरंत अपना सिर घुमाया और उस लोमड़ी को एक जानलेवा घूराहट दी। उसका हाव भाव तुरंत और भी ज्यादा मासूमियत और शिकायत वाला हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी पल छलक पड़ेंगे। जब तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने का काम खत्म किया, तब तक शाम के 7 बज चुके थे। मैं कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकला, हड्डियों तक थका हुआ, और तभी मैंने देखा कि ठीक प्रवेश द्वार पर एक लड़की और एक कुत्ता आमने सामने खड़े हैं। वह सफेद सैमोयेद कुत्ता तनाव में खड़ा था। उसके पंजे फुटपाथ पर रगड़ खा रहे थे और वह धीमी धीमी गुर्राहट निकाल रहा था। अपने सामने खड़ी उस बुरी औरत को चेतावनी दे रहा था, जिससे लोमड़ी जैसी गंध आ रही थी, कि वह उससे दूर रहे। वह लोमड़ी लड़की हालांकि आराम की मुद्रा में खड़ी थी और उसने अपनी बाहें बांध रखी थी, पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण नजर आते हुए। वह कुछ ऐसे शब्द बोल रही थी जो मेरी समझ से बाहर थे। क्या वह सचमुच कुत्ते से लोमड़ियों की भाषा में बात कर रही थी? क्या कुत्ता सचमुच उसकी बात समझ पा रहा था? मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था, एक पल के लिए पूरी तरह से अविश्वास के साथ यह सब देख रहा था, और फिर आखिरकार आगे बढ़कर मैंने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत किया। उसे प्यार से समझाया कि वह गुस्सा न हो। वह लोमड़ी लड़की एक पल के लिए चुप हो गई, फिर चलकर मेरे पास आई और मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गई, सिर झुकाए हुए। मैं भी तुम्हारी पालतू हूं। तुम सिर्फ उसे ही प्यार नहीं कर सकते, और मुझे नहीं। मैं कुछ हद तक अवाक रह गया। मैं अभी अभी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग से आया था, जहां मुझे आखिरकार उसकी असली पहचान पता चली थी। ज्याओ, राजधानी के प्रतिष्ठित जिया परिवार की सबसे छोटी बेटी और देश की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी रोंगान में एक प्रमुख शेयरधारक। वह देश में धन और सत्ता के बिल्कुल शीर्ष स्तर से ताल्लुक रखती थी। भला वह कैसे एक इतनी बेशर्म लोमड़ी निकल सकती थी? मैं खड़ा हुआ और उससे पूछा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या तुमने ही पहले मेरे कुत्ते को चुराया था? मैंने उसे चुराया नहीं था, वह बोली। बस उसकी रस्सी थोड़ी ढीली थी। मैंने उसे जोर से खींचा और वह तुरंत निकल गई। कुत्ता तो बस हैम सॉसेज के एक टुकड़े के पीछे खुद ही भाग गया। मैं और क्या करती? मैं चुपचाप उसे घूरता रहा। कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होंठ काट लिए। ठीक है, ठीक है, मैं मानती हूं कि मैं गलत थी, लेकिन तुम उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम उसके सिर पर हाथ फेरते हो, उसके लिए खिलौने खरीदते हो और उसे चूमते भी हो। मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। पहले तो तुम साफ साफ सिर्फ मुझे, इस एक लोमड़ी को ही चाहते थे। क्या तुमने खुद ही यह नहीं कहा था कि तुम्हें पहले से ही कोई लोमड़ी पसंद है? मैंने पूछा। कि अब तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती और मुझे तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? क्या आज सुबह वाला वह असिस्टेंट लड़का ही वह लोमड़ी है जो तुम्हें पसंद है? मैंने उससे पूछा। मेरे चेहरे के भाव और भी सख्त हो गए। अगर तुम्हें वह पसंद है, तो तुम अभी भी यहां क्यों आ रही हो?
क्या इसे तुम वफादारी कहती हो? मैं बेवफा नहीं हूं, वह चिल्लाई। वह लोमड़ी मेरा सगा छोटा भाई है। एक ही मां, एक ही पिता। उसने घबराहट में जल्दी जल्दी मुझे समझाया। तुम ही तो दूसरी औरतों को गले लगा रहे थे और उनके साथ लाड प्यार कर रहे थे। मैंने तो गुस्से में आकर ही वे कड़वी बातें कही थीं। लोमड़ी जाति के लोग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी चुनते हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसानों की तरह नहीं, जो इतने चंचल और बेवफा होते हैं। उसकी आवाज धीरे धीरे और भी नरम होती गई, जिसमें बढ़ती हुई शिकायत की झलक थी। और आखिर में उसने बस अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछ लिए। तुमने मुझे बचाया। तुमने मेरा असली लोमड़ी वाला रूप देखा और तुमने मुझे कई बार छुआ और गले भी लगाया। इसीलिए तुम ही वह साथी हो जिसे मैंने चुना है। तुम मुझे निराश नहीं कर सकते। यह सुनकर मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मैंने तुम्हें पहले इसलिए छुआ था, भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक बिल्ली हो, कुत्ता नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लोमड़ी लोगों का कबीला साथी शब्द को कैसे परिभाषित करता है, लेकिन हमारी इंसानी दुनिया में सिर्फ गले लगाने और छूने से ही कोई रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मुझे उस प्रोजेक्ट से कुछ कमीशन मिला है। इसे उन खाने के पैसों का हिसाब समझो जो तुमने पिछले कुछ दिनों में मेरे यहां खाया है। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और न ही मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। प्लीज भविष्य में ऐसी अजीब हरकतें करना बंद कर दो। अलविदा, और उम्मीद है कि अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। अपनी बात कहकर मैंने उस समोयेद कुत्ते की रस्सी पकड़ी और वहां से चला गया। मैं तेजी से चल रहा था, उस अजीब लोमड़ी लड़की से जितना हो सके दूर जाने की जल्दी में। वह मेरे पीछे नहीं आई और मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर मैंने कुत्ते के लिए खाना बनाया, बीफ, टोफू और पत्ता गोभी का सूप, जिसके साथ मैंने उसे एक कटोरी सूखा खाना भी दिया। मैं उसके पास बैठ गया और उसे अपनी कटोरी पूरी तरह से छांट कर साफ करते हुए देखता रहा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, उस मतलबी लोमड़ी लड़की ने मेरे बच्चे को पूरे दिन भूखा रखा। वह कितनी घटिया है। अब से जब भी हम उसे देखें तो सीधे उसके पास जाकर उसे काट लें। ठीक रहेगा ना? कुत्ते ने मुस्कुराते हुए अपना पंजा आगे बढ़ाया और मुझे हाई फाइव दिया। उसी रात बाद में जब मैं कभी सो रहा था और कभी जाग रहा था, तो अचानक मुझे अपनी ठुड्डी पर कुछ नरम और रोईंदार चीज रगड़ती हुई महसूस हुई। यह सोचकर कि वह कुत्ता ही होगा, मैंने बिना सोचे समझे उसे झटक दिया। अरे प्यारे, बस भी करो। वह चीज एक पल के लिए ठिठक गई। तुरंत ही वह और भी जोर से मेरे शरीर से रगड़ खाने लगी, यहां तक कि उसने अपनी जीभ निकालकर मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को चाटना शुरू कर दिया, बार बार। वह गीला और चिपचिपा एहसास इतना उत्तेजक था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी नजरें दो लंबी, पतली और घने काले रंग की आंखों से जा मिली। वह सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे पूरा का पूरा निगल जाना चाहती हो। वह उसी लोमड़ी कबीले की लड़की थी। मैंने उसे हटाने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसकी काली आंखों में एक लाल चमक कौंधी। उसने अपना एक पंजा उठाकर मेरे हाथों को जमीन पर दबा दिया। उसका विशाल लोमड़ीनुमा शरीर मेरे ऊपर इस तरह छा गया था कि हवा का एक झोंका भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके सफेद रोए मेरे गालों से छू रहे थे। मैंने अजीब से अंदाज में अपना सिर घुमाकर उनसे बचने की कोशिश की और फिर गुस्से में उसे एक लात मारी। मुझसे दूर हट! उसके मुंह से एक दबी हुई गुर्राहट निकली और उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। वह हटने के बजाय और भी जोर से मेरे ऊपर दब गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हट! क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या तुम कोई अपराध करने की कोशिश कर रही हो? मैं जोर से चीखना चाहता था, लेकिन तभी मुझे उसकी दबी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें गले लगाने दो, ठीक है? उसने अपना सिर मेरे गालों से रगड़ा। उसके रोएदार कान अनजाने में मेरे माथे से छू रहे थे और उसके होठों से दबी हुई सिसकियां निकल रही थीं। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। क्या तुम हीट में हो या तुमने कोई नशा कर लिया है? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका लोमड़ी नुमा शरीर मेरे शरीर से आकार में दोगुना था। उसके रोएंदार शरीर ने 2 मीटर चौड़े बिस्तर को पूरी तरह से ढक रखा था। मेरे ऊपर इतना ज्यादा वजन होना सचमुच बहुत भारी महसूस हो रहा था।
कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उसके पंजे पर थपकी दी। क्या हम अपनी जगह बदल सकते हैं? क्या मैं ऊपर आ जाऊं? जिस पल हमने अपनी जगह बदली, मैं तुरंत आजाद हो गया। मैं बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा, नाइट स्टैंड से चाकू उठाया और उसे उसकी तरफ करके बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने मासूमियत भरा चेहरा बनाकर अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर जोर से रोने लगी। एक इतनी तेज और तीखी चीख कि मैं घबराकर उस पर चिल्ला पड़ा, चुप हो जाओ। क्या तुम चाहती हो कि पड़ोसी मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगें? आखिरकार वह चुप हो गई और बिस्तर से नीचे कूदकर जमीन पर लेट गई। वह भीगी भीगी मिन्नत करती आंखों से मुझे देख रही थी और उसके कान नीचे की ओर लटके हुए थे। वह साफ तौर पर बहुत उदास लग रही थी। मैंने उसकी दोनों भौहों के बीच अपनी उंगली रखी और पूछा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? वह उदास होकर बुदबुदाई, जब किसी लोमड़ी को हीट आती है तो उसे शांत होने के लिए अपने साथी की महक की जरूरत होती है। मेरा सिर जोरों से दुख रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे पास आने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने एक पल सोचा और फिर पूछा, तो क्या तुम लोगों का अपने साथियों के साथ सचमुच कोई शारीरिक जुड़ाव होता है? यह सिर्फ इस बात का फैसला करने का मामला नहीं है कि तुम किसे अपना बनाना चाहते हो, बल्कि महक का भी मेल खाना जरूरी होता है। क्या तुम यही कह रही हो? मैंने अपने सामने खड़ी उस लोमड़ी जैसी लड़की को पूरी तरह से हैरान होकर घूरा। एक ऐसा जीव जो अपनी कामुकता की आग में जल रही थी और अब जमीन पर पसरी हुई लगभग मुझसे मदद की भीख मांग रही थी। हमारे शारीरिक आकार में जबरदस्त अंतर को देखते हुए मैं जानता था कि मैं उसे लड़ाई में हरा नहीं सकता और न ही मैं उसे यूं ही बाहर निकाल सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली, बालकनी से वे कपड़े उठाए जो मैंने पिछले दिन उतारे थे और उन्हें उसके सामने फेंक दिया। क्या ये चलेंगे? ये बहुत बड़े हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने एक पल के लिए अपने लोमड़ी जैसे सिर को जैकेट से रगड़ा। फिर मैं 2 कदम पीछे हटा, कमरे से तेजी से बाहर निकला, खाली पड़े दूसरे बेडरूम में भागा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैं काफी देर तक ठंडी जमीन पर बैठा रहा, जब तक कि मुझे आखिरकार इतना सुकून महसूस नहीं हुआ कि मैं शांत हो सकूं। फिर एक जम्हाई लेते हुए मैं बिस्तर पर चढ़ गया और एक धुंधली सी बेहोशी में सो गया। मैं बस बहुत ज्यादा थक गया था। मैंने तय किया कि उस अय्याश लोमड़ी से मैं कल हिसाब किताब करूंगा। जब मैं अगली सुबह उठा तो उस लोमड़ी लड़की ने नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया था। सादे नूडल्स का एक कटोरा जिसे एक पोंछ अंडे और कुछ हरी पत्तियों से सजाया गया था। यह देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा था। वह मुझे सावधानी से देख रही थी, बार बार अपने एप्रन पर अपने हाथ पोंछ रही थी और साथ ही एक ऐसी मुस्कान बिखेर रही थी जो साफ तौर पर मुझे खुश करने के लिए थी। मैंने एक सूखी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और एक ठंडे भाव के साथ दरवाजे के चौखट से टिक गया। तो कल रात असल में चल क्या रहा था? उसने अपना गला साफ किया। मेरी कामुकता जाग उठी थी और मुझे तुम्हारी महक की तलब कुछ ज्यादा ही हो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के पहले चैप्टर पर सपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो की रीच के लिए इसे अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हाँ, कमेंट के पास वाले हाइप बटन को दबाकर वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी इस फॉक्स गर्ल और चेंग की कहानी का चैप्टर 2 कि इतनी याद आ रही थी कि मेरा हीट साइकिल शुरू होते ही मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई। उसकी इस मासूमियत को देखकर मैंने उसके सिर पर हल्के से मारा और पूछा, लेकिन तुम्हारे इस हीट साइकिल के लिए आखिर मेरी ही खुशबू की क्या जरूरत है? इस पर उसने शर्माते हुए अपना सिर झुकाया और बोली, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें अपना जीवन साथी मानती हूँ और सिर्फ तुम्हारी वफादार खुशबू ही मेरे इस पागलपन को शांत कर सकती है। इस जबरदस्ती थोपे गए अटूट बंधन को देखकर मेरे मन में अजीब सी जिज्ञासा जागी और मैंने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें अपनी यह खुशबू न दूं तो तुम अपने अगले हीट साइकिल में क्या करोगी? उसने तुरंत बेहद दुखी होकर कहा, तो तुम बस मुझे दीवार पर अपना सिर पटक कर मरते हुए देख सकते हो, या फिर तुम मेरे साथ सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सुनते ही मैंने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, चुप हो जाओ। हालांकि उसका वो इंसानी रूप, उसकी शानदार काया और वो कातिलाना लुक इतना लुभावना था कि कोई भी अपना आपा खो दे,
लेकिन जब मुझे याद आता कि वह एक 1000 साल पुरानी लोमड़ी की आत्मा है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता। तभी मेरी नजर मेज पर रखे खाने पर पड़ी और मैंने उससे पूछा, मेरे कुत्ते का खाना कहाँ है? यह सुनते ही वह एक पल के लिए ठिठकी और फिर गुस्से से भड़कते हुए बोली, तुम चाहते हो कि मैं उस तुच्छ कुत्ते के लिए खाना बनाऊं? मेरे हाथों का बना खाना खाने की उस जीव की औकात कैसे हो सकती है? और अगर मैं हिम्मत करके बना भी दूं, तो क्या उसमें इसे खाने की हिम्मत होगी? वह एक पल के लिए चुप हुई और फिर मेरे सामने आकर बैठ गई, जहां से उसके वो रोएदार कान और खूबसूरत पूंछ साफ दिखाई दे रहे थे जो आगे पीछे हिल रहे थे। वह साफ तौर पर मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी और बोली, तुम उस कुत्ते को छोड़कर मुझे क्यों नहीं पाल लेते? देखो, मेरे बाल उसके बालों से कहीं ज्यादा घने और मुलायम हैं। मैं उससे कहीं ज्यादा आज्ञाकारी हूँ, और तो और मैं तुम्हारे खर्च के लिए बहुत सारे पैसे भी कमा सकती हूँ। बस मुझे अपने पास रख लो, सिर्फ मुझे, ठीक है? उसने अपना कोमल हाथ मेरे घुटने पर रख दिया। मैं हैरान था। तभी मुझे कल रात जया परिवार की इकलौती बेटी के बारे में ऑनलाइन मिली जानकारी याद आई, जो खूबसूरत थी, एक बेहद प्रतिष्ठित ऊंचे खानदान से थी और ऐशो आराम में पली बड़ी थी, जो तस्वीरों में एक घमंडी अमीर वारिस जैसी लगती थी जो सबको नीची नजर से देखती है। लेकिन मेरे सामने बैठी ये लोमड़ी जो इतनी बेचारी और नखरेबाज लग रही थी, उस अमीर वारिस की छवि से बिल्कुल अलग थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और बाहर से एक महिला की साफ और तेज आवाज आई, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह ऊपर रहने वाली मेरी कलीग थी, जिसे भी कुत्ते बहुत पसंद थे और आज हमारा उन्हें टहलाने ले जाने का प्लान था। मैंने जब उस फॉक्स लेडी की तरफ देखा तो उसकी पूंछ एकदम तन चुकी थी और उसकी आंखें गुस्से से गहरी लाल चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से पूछा, बेबी, क्या मैं तुम्हारे लिए उस बुरी औरत को यहाँ से भगा दूं? मैंने उसे धीरे से धक्का देते हुए कहा, वह बुरी इंसान नहीं है, जाओ और कमरे में छिप जाओ। लेकिन उसने बेहद दुखी चेहरा बनाकर कहा, नहीं, तुम उसके साथ ऐसा क्या करने वाले हो जो मुझे नहीं देखना चाहिए? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब इस जलन से भरी लोमड़ी को समझाना नामुमकिन था और दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। मेरे पास अल्टीमेटम देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, अगर तुम अभी नहीं छिपी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। उसने अविश्वास से मुझे देखा और उसकी आंखों में गहरा दुख ही साफ झलकने लगा। वह रोते हुए बोली, तुम एक बदसूरत औरत के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अपने आंसू पोंछते हुए वह उठी और धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी और सिसकते हुए बड़बड़ाने लगी, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज मुझे नजरअंदाज मत करना। मैं बिल्कुल अवाक रह गया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लोमड़ी इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। फिर मैं दरवाजा खोलने गया और अपनी कलीग को अंदर बुलाया। मेरा कुत्ता भी बाहर भागकर खुशी खुशी उसके चक्कर काटने लगा। मेरी कलीग ने कुत्ते को सहलाते हुए टेबल पर रखे नूडल्स देखे और माफी मांगते हुए बोली, अरे, तुमने नूडल्स बना लिए थे? मुझे लगा तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यूटियाओ यानी तले हुए आटे की स्टिक्स लाई हूँ। मैंने एक पल सोचा और उससे वो स्टिक्स ले ली और कहा, कोई बात नहीं, मैं नूडल्स कुत्ते को दे दूंगा, मुझे वैसे भी यही चाहिए थे, थैंक्स। जब मैं कुत्ते को टहलाकर देर रात घर लौटा तो लिविंग रूम पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे लगा कि वह लोमड़ी अब तक जा चुकी होगी, जिससे मैंने राहत की सांस ली। मैंने कुत्ते के लिए खाने का एक कैन खोला और जैसे ही स्ट्रेच करने के लिए पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वो लोमड़ी जैसी आंखों वाली लड़की मुझे बेहद गुस्से और नाराजगी से घूर रही थी। मैं बुरी तरह चौंक गया और 2 कदम पीछे हटते ही कैन से खाना खाने में मग्न कुत्ते से टकराकर लड़खड़ा गया। मेरी पीठ सीधे टेबल के कोने से जोर से टकराई और दर्द के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया, सोफे पर बिठाया और मेरी चोट लगी पीठ को सहलाते हुए सख्त चेहरे से बोली, जो इंसान अस्थिर होते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। फिर उसने अपने सिर को मेरी गर्दन से सटाया और प्यार से कहा, अगर तुम्हारे चेहरे पर दर्द हो रहा है तो तुम मेरी पूंछ के बाल खींच सकते हो। और उसने खुशामद करते हुए अपनी बड़ी सी रोएदार पूंछ हिलाई। मैंने उसकी पूंछ को पकड़ा और अपने आंसू पोंछने के लिए अपने चेहरे पर रगड़ने लगा। यह देखकर उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल होने लगा। वह सोफे के सामने घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से बोली, मेरी काम इच्छा यानी रट पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसे बहुत जोर से मत नोचना। मैंने बिना कोई भाव दिखाए उसे फिर से नोचा तो वह दर्द और मजे के मिले जुले एहसास से चीख उठी। उसने कांपते हाथों से अपनी नमी से भरी आंखें ढांक लीं। ये देखकर मैंने उसकी पूंछ छोड़ दी, लेकिन उसने बेचैनी से उसकी नोक दोबारा मेरी हथेली में दबा दी और बोली,
तुम और जोर लगा सकते हो। जब तुम इसे दबाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेबी। उसकी ऐसी अश्लील बातें सुनकर मैं उसे डांटे बिना नहीं रह सका और कहा, तुम बेहद अय्याश लोमड़ हो। उसने अपने कान हिलाते हुए मासूमियत से जवाब दिया, मैं इतनी हैंडसम लोमड़ी हूँ, मैं अय्याश कैसे हो सकती हूँ? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने नाक सिकोड़ी और पूछा, तुम मेरे घर से कब जा रही हो? उसने थोड़े गुस्से और दुखी मन से कहा, मैं जाना नहीं चाहती। कम से कम तब तक तो रुको जब तक मेरी कामुक अवस्था यानी रट खत्म न हो जाए। फिर उसने मुझसे पूछा, चाहे लोमड़ी के रूप में या इंसान के, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है कि बहुत सारे बच्चों की परवरिश कर सकूं। फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने पीछे हटते हुए कहा, भला कोई लोमड़ी को अपनी पत्नी के तौर पर कैसे अपनाएगा? क्या पता मैं खा ली जाऊं। और वैसे भी अपनी कामुक अवस्था में तुम इतनी अय्याश हो जाती हो कि अगर तुमने मेरी सारी ऊर्जा चूस ली तो मैं मर भी सकता हूँ। उसने चौंक कर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पार्टनर के तौर पर एक लोमड़ी नहीं चाहिए? वह थोड़ा ठिठकी और फिर धीरे से बोली, मैं हर समय इंसान बनकर रह सकती हूँ, न पूंछ दिखेगी और न कान। क्या अब यह चलेगा? मैंने अपना सिर हिलाया और उसे प्यार से सलाह दी, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें किसी और को पसंद कर लेना चाहिए। तुम्हारे लुक्स और दौलत के साथ तुम्हें मुझसे 100 गुना बेहतर कोई भी मिलना बहुत आसान होगा। उसने पक्के इरादे से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं एक वफादार लोमड़ी हूँ। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करूंगी और कभी नहीं बदलूंगी। अगर तुम मुझे अभी पसंद नहीं करते तो मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक तुम मुझे पसंद न करने लगो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे सुनहरे बॉर्डर वाला एक काला कार्ड थमा दिया और बोली, यहाँ कोई खर्च करने की लिमिट नहीं है, जी भर के स्वाइप करो। अब जब मैंने पैसे दे दिए हैं तो तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। और इस तरह वह बेशर्म लोमड़ी मेरे घर में हमेशा के लिए बस गई। भगवान जाने उसने ये सब चालें कहाँ से सीखी। उसने अपना सारा घमंड एक तरफ रखकर मेरे समोएड कुत्ते का दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी। उसके लिए महंगे खिलौने, खाना और ट्रीट लाने लगी। यहाँ तक कि जब भी वह अपने लिए बबल टी मंगवाता तो कुत्ते के लिए भी बकरी के दूध की 1 कप चाय जरूर बनाती। और तो और वे सच में एक दूसरे की बात समझ सकते थे। जब मैं घर लौटी और देखा कि लोमड़ी और कुत्ता सोफे पर सटकर बैठे टीवी देख रहे थे और साथ में पोटैटो चिप्स खा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही अजीब हो गई हो। मैंने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, कुत्तों को पोटैटो चिप्स नहीं खाने चाहिए। वह तुरंत इंसान के रूप में आई और पैकेट दिखाते हुए बोली, इस पर डॉगी चिप्स लिखा है, इसे इंसान भी खा सकते हैं। क्या तुम छकना चाहोगे? मैंने मना कर दिया और उससे ईमानदारी से पूछा, जा याओ याओ, क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है? तुम रोंग आन जैसी बड़ी कंपनी से हो, रोज यहाँ ऐसे ही खाली बैठे रहना ठीक है। उसने अपने कान झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, हीट के दौरान लोमड़ियों को काम करने की जरूरत नहीं होती। उसे एहसास हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया है। उसने चिप्स नीचे रखे और बोली, अगले कुछ दिनों तक मेरा छोटा भाई मेरा सारा काम संभालेगा। मेरा एकमात्र काम इस हीट पीरियड से गुजरना और अपने साथी को घर लाना है। उसका भाई उससे कहीं ज्यादा मशहूर था, राजधानी के जाने माने शिया परिवार का सबसे छोटा बेटा जो अक्सर लोगों की नजरों में रहता था। क्या वह भी एक लोमड़ी हो सकता था? मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने पूछा, तो क्या पूरा शिया परिवार ही लोमड़ी आत्माओं से बना है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ मेरा छोटा भाई, मेरी बड़ी बहन और मैं ही हैं। हमारी माँ एक लोमड़ी आत्मा थी, इसलिए हम तीनों में ये जीन बहुत ही हावी हैं। अगर हमारा बच्चा होता तो वह भी लोमड़ी आत्मा ही होता। उसने अपने होंठ सिकोड़े और किचन से मेरे लिए ताजा स्ट्रॉबेरी केक लेकर आई जो हवाई जहाज से मंगवाई गई थी। वह उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगी, लेकिन तभी मेरा फोन बज उठा। यह मेरे सीधे सुपरवाइजर का फोन था, जिन्होंने मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए तुरंत ऑफिस लौटने को कहा और ओवरटाइम पेमेंट की बात भी की। जैसे ही मैंने जाने की बात कही, उस लोमड़ी आत्मा का चेहरा निराशा से भर गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेज बनाई थी जो तुम्हें पसंद हैं। खाने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम जरूरी है। जाओ बेब, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जब भी मुड़कर देखोगी मैं तुम्हें हमेशा वहीं मिलूंगी। मैं उसकी ये बातें सुनकर हैरान था कि आखिर उसने ये सब किससे सीखा था। वह घमंडी और जिद्दी लोमड़ी अब पूरी तरह से एक बेहद प्यारे और केयरिंग ग्रीन टी स्टाइल वाले लोमड़ी में बदल चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यह बस एक मीटिंग है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, खाना मेरे लौटने तक रख देना। यह कहते हुए मैंने केक से एक स्ट्रॉबेरी तोड़ी और मुंह में डाल ली और कहा, स्ट्रॉबेरी सच में बहुत मीठी है, धन्यवाद।
कंपनी पहुंचने पर ही मुझे बॉस की जल्दबाजी का कारण समझ आया, क्योंकि शिया परिवार ने पार्टनरशिप के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे थे और उन्होंने खास तौर पर हमारी टीम को ही बुलाया था। वहां शियाओ की बड़ी बहन खुद आई थीं, जो शियाओ से कहीं ज्यादा शांत और गंभीर थीं। उन्होंने एक शानदार सूट पहना था, उनके चेहरे पर बेरुखी थी और उनका अंदाज ऐसा था कि हर कोई उनसे दूरी बनाए हुए था। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वह कुछ देर चुप रही और फिर मेरी तरफ इशारा करके बोली, तुम यहीं रुको, बाकी सब चले जाओ। उन्होंने डेस्क पर उंगलियां थपथपाईं और जब मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया तो उन्होंने सीधे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? मैंने थोड़ी हिचकिचाती आवाज में धीरे से कहा, मैं अभी किसी के साथ परिवार शुरू नहीं करना चाहता। उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है, पर माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ। असल बात यह है कि वह तुम्हें पसंद करती है और उसने तय कर लिया है कि तुम ही उसके जीवन साथी हो। लोमड़ी जाति के लोग साल में एक बार इस हीट पीरियड से गुजरते हैं और अपने साथी की गंध के बिना इस दौर से गुजरना उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहती हूँ कि भले ही तुम उससे प्यार न करो, पर उसके सालाना हीट के दौरान तुम्हें उसके साथ रहना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें उचित मुआवजा दूंगा। मेरे मन में जो शक इतने समय से परेशान कर रहा था, मैंने पूछ ही लिया। अगर लोमड़ी जाति के लोगों को साथी की इतनी जरूरत होती है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो क्या होता है अगर उनका चुना हुआ साथी गुजर जाए? तब वे क्या करते हैं? इस पर वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, शायद तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि लोमड़ी जाति के लिए साथी कितना अहम होता है। हमारे कबीले में अगर साथी मर जाता है तो लोमड़ी उसके शरीर को बर्फीले पहाड़ों पर ले जाती है, कोई गुफा ढूंढती है और बिना कुछ खाए पिए बस अपनी मौत का इंतजार करती है। तुम कह सकते हो कि एक बार साथी चुनने के बाद इंसान अपनी जिंदगी पूरी तरह दूसरे के हाथों में सौंप देता है। उसकी बहन की ये बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं कि कैसे एक लोमड़ी अपने साथी की मौत के बाद बर्फीले पहाड़ों में जाकर बिना खाए पिए अपनी जान दे देती है। एक बार साथी चुन लेने के बाद ये लोमड़ी इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के हाथों में सौंप देते हैं। घर लौटने के बाद भी मैं शिया याओ की बहन की इन अजीब बातों से उबर नहीं पा रहा था। मेरी समझ से बाहर था कि जहां दुनिया का हर जीव जिंदा रहने के लिए विकसित होता है, वहीं यह हू प्रजाति यानी लोमड़ी इंसान एक अलग ही दिशा में जा रहे थे। अगर इनका साथी इनसे दूर हो जाए या ये अपना हीट साइकिल चूक जाए तो इनकी मौत हो जाती है। यह सब मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं काफी देर तक अपने दरवाजे पर हैरान खड़ा रहा और फिर अपनी चाबियां निकालकर ताला खोला। अंदर जाते ही मैंने देखा कि शिया याओ अपने लोमड़ी वाले रूप में मेरे कुत्ते के साथ बिस्कुट का पैकेट बांट रही थी और आखिरी बिस्कुट के लिए तो दोनों के बीच जैसे जंग छिड़ गई थी। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी, उसका वो एकदम सफेद लोमड़ी का रूप एक पल के लिए जम गया और वह तुरंत एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई। वह बेहद घबराई हुई और डरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, लोमड़ी के रूप में रहना थोड़ा आरामदायक होता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगे। मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। बाओ बाओ, प्लीज मुझे बस एक इंसान की तरह ही समझो। लोमड़ी होना तो बस एक लेबल है। तुम इस वजह से मुझसे नफरत नहीं कर सकते। वह घबराहट में अपने नाखूनों से अपनी हथेलियां दबाते हुए मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। मैंने उसे बेहद उलझे हुए भावों के साथ देखा और बात बदलने के लिए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे बनाए खाने में से कुछ बचा है? खाना खाने के बाद हम तसल्ली से बात करेंगे। सच कहूं तो मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या पूछूं। वह खाना काफी देर से बाहर रखा हुआ था, इसलिए स्वाद में कुछ खास नहीं था और वैसे भी मेरी भूख उड़ चुकी थी। मैंने थोड़ा सा खाना खाया और चॉपस्टिक्स नीचे रखकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वहीं दूसरी तरफ वह बड़े मजे और संतुष्टि से स्ट्रॉबेरी केक खा रही थी और अपने मुंह में क्रीम के बड़े बड़े निवाले डाल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, बाओ बाओ, यह केक सच में बहुत टेस्टी है। क्या तुम थोड़ा सा चखना चाहोगे? मैंने अपना सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या इतनी सारी क्रीम खाना उसकी सेहत के लिए बुरा नहीं है, पर उसे इतना खुश देखकर मैंने उसका मूड खराब नहीं किया। आखिरकार लोमड़ी इंसान भी तो इंसानों जैसे ही होते हैं, तो उनके लिए यह सब खाना नॉर्मल ही होगा। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और उससे सीधा सवाल किया, जब तुम्हारा परिवार इतना अमीर और ताकतवर है तो उस दिन तुम कूड़ेदान के पास इतनी घायल हालत में कैसे पड़ी थी? उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा, दरअसल मेरे कुछ दुश्मनों ने अपनी औकात से बाहर जाकर मुझे अगवा करने की कोशिश की थी ताकि मेरी बड़ी बहन को डरा सकें, पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तुम फिक्र मत करो बाओ बाओ, मैं तुम्हें इन सब खतरों में कभी शामिल नहीं होने दूंगी।
यह कहते ही वह अचानक मेरे बेहद करीब झुकी और मुझे जोर से सूंघने लगी। उसने हैरान होकर पूछा, बाओ बाओ, तुम्हारे शरीर से मेरी बड़ी बहन की महक क्यों आ रही है? मैंने बिना कुछ छुपाए सच सच कह दिया। हाँ, आज रात मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। फिर मैंने उसके दिल की बात जानने के लिए पूछा, लेकिन याओ याओ, अगर मैं तुम्हारी मेट यानी जीवन साथी बनने से साफ इनकार कर दूं, तो तुम क्या करोगी? यह सुनते ही उसने अपने कंधे उचकाए और बड़े आराम से बोली, अगर बाओ बाओ ही मुझे पसंद नहीं करेगी तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। जो लोमड़ी अपने साथी का प्यार नहीं जीत सकती वह बिल्कुल बेकार होती है, फिर उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसने मौत की बात इतनी आसानी से कह दी जैसे इस दुनिया को छोड़ना कोई मामूली खेल हो। जिंदगी के प्रति इस लोमड़ी प्रजाति की ऐसी बेपरवाही ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया था। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन अगर तुम इतनी शिद्दत से मुझे अपना साथी बनाना चाहती थी तो शुरुआत में तुमने मुझसे यह क्यों कहा था कि तुम्हें कोई और लोमड़ी पसंद है और मैं तुम पर नजर न डालूं? ये सुनते ही वह थोड़ा सा खांसी। उसने अपना फोर्क नीचे रखा और पुरानी बातें उखाड़ते हुए बेहद नाराजगी से बोली, उस दिन एक दूसरी औरत तुम्हें घर छोड़कर गई थी और तुमने उसे गले लगाया था। हमारे लोमड़ी कबीले में गले सिर्फ अपने जीवन साथी को ही लगाया जाता है। बाओ बाओ, तुमने मुझे छोड़कर किसी और को गले कैसे लगाया? वह साफ तौर पर एक धोखा था। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी बहन के बुलाने पर मैं गुस्से में वो बातें कहकर वहां से भाग गई, लेकिन बाद में मुझे अपनी कही बातों पर बहुत पछतावा हुआ। मैं जानती हूँ कि इंसान हमारे जैसे नहीं होते, पर जब भी मैं सोचती हूँ कि कोई और औरत तुम्हें गले लगा रही है तो मेरा दिमाग फटा जाता है और मैं गुस्से से पागल हो जाती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मुझे याद करने में थोड़ा वक्त लगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल वह मेरी एक विदेशी बिजनेस पार्टनर थी और उनके देश के शिष्टाचार के मुताबिक उन्होंने मुझे सिर्फ एक नॉर्मल हग किया था, लेकिन इस पागल लोमड़ी ने उसे हमारे बीच की नजदीकी समझ लिया था। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा, अगर तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम वापस क्यों आई? उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि इंसान हमसे बहुत अलग होते हैं और मुझ जैसी छोटी सोच वाली लोमड़ी कभी अपने साथी का प्यार नहीं जीत पाएगी। अगर तुमने मुझे धोखा भी दिया तो इसका मतलब यह था कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसीलिए मुझे और ज्यादा उदार बनना होगा और तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करना होगा कि मैं तुम्हारा दिल दोबारा जीत सकूं। मैं उसकी ये बातें सुनकर दंग रह गया। भाई साहब, यह कैसी अजीब और दीवानों जैसी बकवास थी। क्या सभी लोमड़ी इंसान प्यार में इतने ही पागल होते हैं? मैंने गहरी सांस ली और अपना आखिरी डर दूर करने के लिए पूछा, अच्छा याओ याओ, एक आखिरी बात बताओ, क्या तुम लोग इंसानों को खाते हो? ये सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चौंक कर बोली, बाओ बाओ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लोमड़ी इंसान भी तो इंसानों जैसे ही होते हैं। हम भला अपनी ही प्रजाति को कैसे खा सकते हैं? अब जाकर उसे समझ आया कि मैं अब तक उससे दूर क्यों भाग रहा था। उसने पूछा, तो क्या तुम इसी डर से मुझे अपनाने से मना कर रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ हद तक यही बात थी, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। तुम लोमड़ी लोग मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग और बेहद प्यारे हो। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अपनी असली लोमड़ी के रूप में आ सकती हो? आज रात मैं तुम्हारे मुलायम फरों में सिमट कर सोना चाहता हूँ। मेरा समोयड कुत्ता तुम्हारे जितना बड़ा और आरामदायक नहीं है। ये सुनते ही उसकी आंखें रात के आसमान में सबसे चमकीले तारों की तरह चमक उठी और वह खुशी से झूम उठी। खूबसूरत, अमीर, वफादार और हद से ज्यादा प्यार करने वाली, वह सचमुच वैसी ही परफेक्ट पार्टनर थी जैसा मैंने हमेशा सोचा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह मेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती थी और मेरे प्यार के लिए तरस रही थी। इस रिश्ते में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लोमड़ी जाति के लोग इस हीट पीरियड के दौरान बेहद चिपकू और दीवाने हो जाते हैं। उन्हें हर वक्त लाड प्यार, किस और गले मिलना ही पसंद होता है। यह दौर पूरे 1 महीने तक चलता रहा, लेकिन जब 1 महीना बीत गया तो मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने उसके बेचैन हाथों को झटकते हुए कहा, देखो याओ याओ, तुम्हारा हीट पीरियड अब खत्म हो चुका है। अब इस तरह बेकाबू होना बंद करो। उसने दुखी होकर मुझे गले से लगा लिया और रोनी सूरत बनाकर बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हें किस करने से खुद को रोक नहीं पाती। इसका मेरी हीट से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं अपना सिर दीवार पर दे मारूंगी। क्या तुम मुझ पर ऐसा जुल्म करना चाहते हो? मैंने घबराकर उसका सिर अपनी हथेलियों में थामा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बाबा,
तुम ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम इतनी जोर से किस करती हो कि मेरी पूरी स्किन टमाटर की तरह लाल पड़ जाती है। मुझे तो लगता है कि तुम जैसी लोमड़ी के लिए अपने ही कबीले का कोई पार्टनर ढूंढना बेहतर था। कम से कम तुम्हारी शारीरिक क्षमता तो मैच करती। सच कहूं तो एक लोमड़ी के साथ इस अटूट बंधन में बंधने के बाद मुझे अपने फैसले पर अनगिनत बार पछतावा हुआ, क्योंकि उनका वो प्यार सचमुच डरावना और थका देने वाला था। अगर मैं शारीरिक रूप से इतना फिट नहीं होता तो उसे संभालना नामुमकिन था। मुझे लगा था कि अब हमारी जिंदगी ऐसे ही प्यार और नोक झोंक के साथ शांति से चलती रहेगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन मेरा अपहरण हो गया। मेरा अपहरण करने वाला हमारे विरोधी कबीले का एक बेहद कमजोर और नौसिखिया लड़का था, जो फोन पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि मुझे अपनी जान देकर इस दुश्मनी की कीमत चुकानी होगी। वह इतना अनुभवहीन था कि उसने मुझे कोई नशीली दवा भी नहीं दी थी। जैसे ही उसका ध्यान भटका, मैंने चुपके से जमीन पर पड़ा एक छोटा चाकू उठाया और अपनी रस्सियां काटी। जब वह फोन पर बड़बड़ाने में बिजी था, मैंने पीछे से जाकर चाकू सीधे उसकी गर्दन पर टिका दिया। वहां उस खुली जगह पर वह अकेला ही था, इसलिए मैंने उसे वहीं कसकर बांध दिया। लेकिन जितना मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे कुछ गड़बड़ लगी। भला इतने बेकार और नाकाबिल लोग मेरे हाईटेक बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर मेरा अपहरण कैसे कर सकते हैं? तभी अचानक दरवाजा तोड़ते हुए शिया याओ याओ की बड़ी बहन वहां पहुंची। उसके चेहरे पर गहरा खौफ था और उसने हाँफते हुए कहा, याओ याओ के साथ बहुत अनर्थ हो गया है। उसने मुझे बताया कि लोमड़ी प्रजाति दो खतरनाक गुटों में बंटी हुई है। एक गुट इंसानों के साथ मिलजुल कर रहने का समर्थक है, जिसका नेतृत्व हमारा शिया परिवार करता है, और दूसरा वो दुश्मन गुट है जो इंसानों को सिर्फ अपना भोजन मानता है और उन्हें खत्म करके राज करना चाहता है। इंसानों ने हमारे प्रो ह्यूमन गुट के साथ मिलकर एक बड़ी जंग लड़ी थी और उस दुश्मन गुट को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन उस दुश्मन गुट के जो कुछ लोग बच गए थे, उनके दिलों में शिया परिवार के लिए बेहद नफरत भरी थी। एक बार उन्होंने याओ याओ को जान से मारने की साजिश रची थी, लेकिन तब तुमने उसे बचाकर घर लाकर उसकी जान बचाई थी। अब उसी का बदला लेने के लिए और जया याओ याओ को जंगल के एक खतरनाक जाल में फंसाने के लिए उन्होंने तुम्हारा झूठा अपहरण किया था। उसकी बहन ने रोते हुए कहा। उन दुश्मनों ने याओ याओ को यकीन दिला दिया कि तुम उनके कब्जे में उस जंगल के अंदर हो। जब तक मैं वहां पहुंची, याओ याओ ने गहसे में आकर उन सभी हु योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुकी है। उसकी बहन ने आगे बताया, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसे लगता है कि तुम मारे जा चुके हो और इस गम में वह पूरी तरह से होश खोकर पागल हो चुकी है। इस तरह बेकाबू और पागल हुई लोमड़ी को सिर्फ और सिर्फ उसका साथी ही शांत कर सकता है। मुझे माफ करना, पर तुम्हें तुरंत मेरे साथ उस जंगल में चलना होगा। मैंने बिना एक पल की देरी किए अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। यह सुनते ही शिया याओ याओ की बहन पलक झपकते ही 2 मीटर लंबी एक विशाल सफेद लोमड़ी के रूप में बदल गई और मेरे सामने झुक गई। उसने कहा, जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें हवा की रफ्तार से ले जाऊंगी। मैं एक पल के लिए चौंक गया, पर तुरंत उसकी पीठ पर सवार होकर उसकी गर्दन के बालों को कसकर पकड़ लिया और हम जंगल की तरफ उड़ चले। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने याओ याओ को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी वो प्यारी और मासूम लड़की कहीं गायब थी और उसकी जगह खून से लथपथ एक भयानक लोमड़ी रूपी जीव पागलों की तरह पेड़ पर अपना सिर पटक रहा था। वह इतनी बुरी तरह घायल थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसके पंजे जमीन पर बेतहाशा रगड़ खा रहे थे, जिससे चारों तरफ खून के गहरे निशान बन रहे थे। मैं धड़कते दिल के साथ थोड़ी दूर पर रुका और बेहद प्यार से आवाज दी, याओ याओ, देखो मैं यहाँ हूँ, अब सब ठीक है। मेरी आवाज सुनते ही उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन दिखी और अगले ही पल वह तुरंत इंसानी रूप में बदलकर मुझ पर झपट पड़ी। उसने मुझे सीधे जमीन पर गिरा दिया और मेरी पीठ सूखी पत्तियों के ढेर पर जा टिकी। मुझे कोई दर्द नहीं हुआ क्योंकि उस जोरदार टक्कर से मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह बेताबी से कांपते हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगी, यह पक्का करने के लिए कि उसका बाँव सचमुच जिंदा है। उसके गले से दर्द, शिकायत और सुकून की अजीब सी कराहें निकल रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहकर सीधे मुंह पर गिर रहे थे और उसने मुझे अपनी बाहों में इतनी कसकर जकड़ रखा था मानो अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी ढील दी तो मैं हवा में गायब हो जाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए बेहद प्यार से उसके रोएदार कानों को दबाया और कहा, रो मत मेरी जान, मैं यही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने, पूरी तरह सुरक्षित और सही सलामत।
उस अपहरण की घटना के दूसरे महीने में मैंने और शिया शियाओ ने शादी कर ली। उसने मुस्कुराते हुए अपने समोयड कुत्ते के लिए भी नए कपड़े खरीदे और उसे गोद में लिए हुए हम नए घर में शिफ्ट हो गए। नई जिंदगी बहुत खुशहाल है, बहुत आरामदायक है। बस कभी कभी लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने अपनी हैसियत से ऊंचे खानदान में शादी की है। मैं इसका विरोध नहीं कर सका क्योंकि मुझे खुद भी थोड़ा ऐसा ही महसूस हो रहा था। शियाओ की बड़ी बहन को उन अफवाहों के बारे में पता चला तो उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्यार फॉक्स पीपल के जीन्स में लिखी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फॉक्स पीपल का पूरा विकास इसी चाहत में हुआ है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकें जिससे वे आपस में सच्चा प्यार कर सकें। तुम्हारा उससे प्यार करना उसकी खुशकिस्मती है और मुझे यकीन है कि तुम भी यह अच्छे से जानते हो। इस रिश्ते की कमान हमेशा से तुम्हारे हाथों में रही है। हाँ, मैं समझता हूँ कि वास्तव में यह उसके साथ नाइंसाफी है। मैं चाहता हूँ कि वह थोड़ी और आजाद रहे, यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं तो वह ज्यादा दुखी न हो। फॉक्स पीपल के पास दुनिया के अधिकांश लोगों से बेहतर शारीरिक बनावट और ऊर्जा होती है, लेकिन इसकी कोई न कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी अच्छी चीजें सिर्फ हमें ही मिल जाएं। यह तुम इंसानों के साथ नाइंसाफी होगी। भावनाएं, प्यार वो बेदियां हैं जो शक्तिशाली फॉक्स पीपल खुद अपनी मर्जी से अपने ऊपर डाल लेते हैं। क्या इसका यही मतलब है? मैं कुछ पल के लिए शांत रहा और आखिरकार मुझे अपने पिछले संदेहों का धुंधला सा जवाब मिल गया। कुदरत, सृष्टि न्यायप्रिय है। उसने फॉक्स पीपल जैसी एक ऐसी शक्तिशाली प्रजाति बनाई जो लगभग अतुलनीय है, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक ऐसी कमजोरी भी छोड़ दी जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। जीवन साथी फॉक्स पीपल के लिए जहां जीने की शर्त है, वहीं जीने की एक आफत, परीक्षा भी है। शियाओ के लिए मेरा यही महत्व है। जब मैं उसे साइबेरिया के विशाल मैदानों में ले गया और हमसे कहा कि क्या तुम मेरे से शादी करके खुश हो ना, उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश, और वह रुकी और खुद कर मेरी बाहों में आ गई और हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इसी ढलते सूरज के साथ हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।